नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे गुजरात के चुनाव और मध्य प्रदेश की आदिवासी सियासत। दरअसल गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और आदिवासी सियासत पर पूरा चुनाव फोकस हो रहा है। आज भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदिवासियों के बीच में थे और उन्होंने कहा कि वो कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं, सिर्फ एक शादी की जाए इस पर बात करते हैं, आदमी की एक पत्नी हो इस पर बात करते हैं। हमारा आज चुनाव के मुद्दे को जोड़ने का इसलिए मकसद है क्योंकि मध्य प्रदेश के कई मंत्री और विधायक गुजरात चुनाव में काम कर रहे हैं और गुजरात चुनाव के पहले चरण के मतदान में 59% से थोड़ा ऊपर मतदान हुआ है। कह सकते हैं कि पिछले चुनाव के मुकाबले 10% कम वोट पड़े हैं। ये एक खतरनाक संकेत है। अभी इस पर अनुमान लगाया जाना है कि ये वोट किसके पक्ष में गए हैं, किसके खिलाफ गए हैं, कम वोट से किसको नुकसान होगा, किसको लाभ होगा। लेकिन हम चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों का संगठन जयस, वो भी राजनीति की नई एक तरह से इबारत लिख रहा है, एक नई शतरंज की चाल चल रहा है। छोटे छोटे जो जाति हैं, समूह हैं, उनको जोड़ने की बात कर रहा है। उसमें पिछड़ा वर्ग के लोगों को जोड़ रहा है। इसके अलावा धनकर मणकर जो मांझी जाति है उनको जोड़ रहा है। हम पूरी राजनीति पर बात करेंगे कि आखिर गुजरात के चुनाव के बाद मध्य प्रदेश की आदिवासी सियासत कहाँ जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी। स्काइप पर हमारे साथ जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक आशीष जोशी जी और हमारे युवा पत्रकार साथी संदीप पुराणिक जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी, मामला गुजरात का हो और आपसे बात ना हो ये संभव नहीं है। सवाल है कि गुजरात के चुनाव का मध्य प्रदेश पे क्या असर होने वाला है। 8 दिसंबर को चुनाव नतीजे आ जाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की हम बात करें तो जयस एक्टिव हो गया है आदिवासी संगठन में। उसमें एक अफवाह चल रही है, उसकी पुष्टि हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जो डॉक्टर हीरा लावा उन्होंने उससे इनकार किया है कि वो ओबीसी की पार्टी को साथ में लेकर चलने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि हम तो मध्य प्रदेश में छोटे छोटे समूह को जोड़ रहे हैं, उसमें कौन जोड़ेगा कौन नहीं अभी पता नहीं है, लेकिन प्रीतम लोधी का मसला भी इसमें जुड़ेगा। बहुत सारे मुद्दे इसमें, आदिवासी है, पिछड़ा वर्ग है और गुजरात के चुनाव है। 59% मतदान हुआ है पहले चरण में गुजरात में। आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति बनेगी। कांग्रेस ने एक तरह से वहां वॉकओवर दे रखा था क्योंकि कांग्रेस के स्टार प्रचारक युवराज राहुल गांधी ने वहां सिर्फ एक ही दिन दिया है। सोनिया गांधी जी प्रचार में नहीं गई है, प्रियंका गांधी ने कुछ दिनों वहां कमान संभाली थी। तो किस तरह से कांग्रेस ने वॉकओवर दिया है गुजरात में, इसके बावजूद बीजेपी बहुत कंफर्ट जोन में नहीं है। पिछले बार 99 सीटें आई थी, इस बार 110 से 15 तक का अनुमान लोग बता रहे हैं। अभी चुनाव चल रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी गुजरात में 1995 में पूरे बहुमत के साथ आई थी, तब उसको वोट मिले थे लगभग 45% और इस समय गुजरात में भाजपा का जो वोट परसेंटेज है वो 49% के आसपास है। यानी 1995 से लेकर अब तक लगभग 4 से 4.5% वोट भाजपा का बढ़ा है। लेकिन आम आदमी पार्टी की इसमें एंट्री हुई है। अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे। दावा तो उनका ये है, उनका जो बैलून है वो फूला हुआ है कि 20% वोट मिलेंगे उनको, लेकिन जो जानकार है वो कहते हैं कि 10% के अंदर वोट आएंगे, यानी वो डबल डिजिट में वोट नहीं पा रहे हैं। ये तब है जब कांग्रेस ने वहां बहुत सक्रियता नहीं निभाई है। आपकी राय गुजरात के चुनाव और मध्य प्रदेश में आदिवासियों की सियासत। बिल्कुल राघवेंद्र जी, अगर हम आज गुजरात में पहले चरण के मतदान की बात करें तो ये मतदान का प्रतिशत जो आप जैसे कहा कि 59 या लगभग 60 के करीब आ रहा है जी। ये ठीक वैसा ही है जो 2002 में जब गुजरात के अंदर गोधरा के बाद की लहर थी, उस समय भी 59% पूरे गुजरात में वोटिंग हुई थी और बीजेपी को 115 से अधिक सीटें मिली थी। अभी भी अगर हम देखें तो इस बार अभी पहले चरण में सौराष्ट्र में और दक्षिण गुजरात में, सूरत उसके आसपास के जिलों में हुई है। और जो आदिवासी जिलों के इलाके की बात करें तो उसमें मध्य प्रदेश सटा हुआ जो इलाका है वो नर्मदा जिले का थोड़ा सा हिस्सा जो आता है वो थोड़ा मध्य प्रदेश से माना जा सकता है। तो ये जो वोटिंग परसेंटेज अगर हम कहें कि इस बार कम हुआ है पिछले बार के मुकाबले, यानी 2017 के मुकाबले, तो उसके पीछे बड़ी वजह है कि 2017 में एक तरीके से कांटे का मुकाबला था और उसके कारण से वोटर्स में उत्साह था। लेकिन इस बार लोग मान रहे हैं कि एक तरफा लड़ाई है, इसलिए वोटिंग परसेंटेज 2002 की तरह फिर कम हुआ है। तो और साथ साथ अगर हम देखें तो आज अहमदाबाद के अंदर जब पहले चरण का मतदान चल रहा था, उस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहमदाबाद के अंदर रोड शो चल रहा था, उसका भी वोटिंग पर एक तरीके से कहें तो बहुत प्रभाव पड़ा है। जो खबरें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं
मतदाताओं को एक तरीके से प्रभावित करने का काम किया, क्योंकि इस पूरे कैंपेन में हम देखें लगातार 2017 में भी देखें या 2022 में देखें, तो अगर कोई स्टार कैंपेनर बीजेपी की तरफ से कोई है तो वो नरेंद्र मोदी ही हैं। नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट डल रहे, भले ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हों। अब आपने एक बात जो कही, मैं जैसे कि मध्य प्रदेश पर क्या असर है, तो मध्य प्रदेश से सटे हुए जो गुजरात के दो जिले हैं, दाहोद और पंचमहाल यानी गोधरा जिसको कहते हैं, ये आदिवासी बहुल जिले हैं और अभी यहाँ पर पहले चरण में मतदान नहीं हुआ है। यहाँ पर दूसरे चरण में मतदान है जो कि 5 तारीख को होगा। नर्मदा जिले की, जैसे मैंने कहा कि वो है थोड़ा डांग है, तापी जिला है जो कि सूरत से लगा वो भी वनवासी क्षेत्र है, यहाँ पर मतदान हुआ है। लेकिन अगर हम गुजरात की बात करें तो जैस का गुजरात के आदिवासी इलाकों में कोई प्रभाव नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश में भी एक तरीके से कहें तो वो इतना जिस तरीके से अभी कुछ समय पहले प्रभाव में आया था, लेकिन धीरे धीरे उसका प्रभाव भी हमने घटते हुए देखा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जिस आपने कहा है गुजरात की राजनीति में और खासकर आदिवासियों के बीच में जैस की पैठ फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। राघवेंद्र जी बिल्कुल, मैं लेकिन सौराष्ट्र के आपने जिक्र किया था, सौराष्ट्र में इस बार जो वोट परसेंट हुआ वो 42% वोट पड़े हैं। ये भी जो आपने कहा कि 2002 का अगर आप आंकड़े उठाते हैं तो उस हिसाब से बीजेपी को कम वोट पड़ने के बाद भी भारी बहुमत मिला था, और आपका और लोगों का अनुमान है कि इस बार शायद कम जो वोट पड़ रहे हैं वो भाजपा के पक्ष में ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे कि वो किसके पक्ष में है किसके खिलाफ है, क्योंकि अब तो वोटर क्या कर रहा है इसको समझने के लिए बड़े बड़े जो पंडित हैं उनको शीर्षासन करना पड़ता है। ज़्यादा वोट कई बार सरकार के पक्ष में जाता है और कई बार कम वोट भी सरकार के पक्ष में जा सकता है। ये नया गणित सामने आएगा। लेकिन मैं संदीप जी से पूछूंगा, संदीप जी, मध्य प्रदेश में जैस की बात बहुत होती है। मेरी डॉक्टर हीरालाल अलावा से बात हुई थी, उनके बारे में ये खबर थी कि उनका जो संगठन है वो जो छोटी छोटी यात्रा निकाल रहा है छोटे छोटे जातीय समूह को इकट्ठा करने के लिए, उसमें ओबीसी की पार्टी भी शामिल होगी। उन्होंने इसके बारे में ना तो साफ तौर से हाँ किया ना ही इनकार किया। उनका कहना यह था कि अभी तो हम मध्य प्रदेश पर फोकस कर रहे हैं और पिछड़ा वर्ग है, साहू समाज है, मांझी है, धनखड़ है, इस तरह के जो समूह उनको इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि जैस का जो इलाका गुजरात की बॉर्डर से लगता है उस पर कितना असर जैस पहुंचाएगा इस चुनाव में जो होने वाले हैं, आपकी राय, और बाद में मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे अगले साल, उस पर कितना जैस संगठन काम कर पाएगा, क्योंकि उसके बारे में दो तरह की खबरें आ रही हैं। जैस कमजोर हुआ है, उसमें भी दो फाड़ हो गए हैं, ओबीसी का मसला भी है, प्रीतम सिंह लोधी भी है, बहुत सारी बातें, आपकी राय। देखिए राघवेंद्र जी, जहां तक गुजरात की आपने बात की है तो जो जयस है वो खासकर मध्य प्रदेश तक सीमित है जी, और मुझे ये लगता है कि जयस को इंतजार है गुजरात के नतीजों का। ये बात बिल्कुल सही है कि हीरालाल अलावा अपनी बात कह रहे हैं। हमें याद होगा 2018 के चुनाव भी हमें याद करने पड़ेंगे राघवेंद्र जी। 2018 के चुनाव में जयस का जो टेम्पो था आज से कहीं ज्यादा था। हमें याद आता है कि निमाड़ के इलाके में अगर ये रैलियां कर देते तो सड़कें जाम पड़ जाती थी। वैसा असर जयस का नहीं दिख रहा है। और जब उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी तब वो एक सीट पे समझौता कर गई कांग्रेस से। तो मुझे ये लग रहा है कि जयस अलग चुनाव लड़ेगा, दूसरे छोटे दलों से गठबंधन करेगा। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पर एक दबाव बनाने की भी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा कि लग रहा था कि जयस चुनाव लड़ेगा अलग पूरी ताकत से, लेकिन वो एक टिकट पर समझौता कर गए जहां से हीरालाल अलावा लड़े। आपने जैसा कहा कि जयस में बंटवारा हो चुका है, जयस की ताकत पहले के मुकाबले कम हुई है, तो हीरालाल अलावा के सामने या उनसे जुड़े हुए जो लोग जयस के हैं उन्हें अपनी ताकत को मजबूती से दिखाना है कि वो अब भी ताकतवर हैं। तो उसके लिए रास्ता क्या है? उसके लिए रास्ता यही बचता है कि पिछड़ा वर्ग को आप जोड़ें अपने से, ओबीसी की पार्टी को अपने से जोड़ें, ताकि कांग्रेस को या कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ये लगे कि जयस चुनाव पर असर डाल सकता है। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जयस की एक रणनीति का हिस्सा है और वो चुनाव के पहले कोई बड़े तोल मोल के मूड में है या समझौते के मूड में है ताकि कांग्रेस दबाव में आए और उन्हें एक से ज्यादा सीटें मिल जाएं। मुझे ये लग रहा है पहली नजर में। असल में संदीप जी, आपको याद होगा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जब भी सत्ता दल में भाजपा को दिक्कत लगती है तब ये पार्टियां मैदान में उतर जाती हैं। अब तो तीसरा और खिलाड़ी आ गया है, उसका नाम है आम आदमी पार्टी। तो ये बहुत सारे फैक्टर तो अगले चुनाव में अगले साल काम करेंगे कि कितना आम आदमी पार्टी वोट का फायदा भाजपा को पहुंचाएगी। फायदा इस नजरिए से कि वो कितने कांग्रेस के वोट काटती है।
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का अवसर कम है तो जैस कितना काम करता है। बसपा की तो सबको मालूम है कि वो जब खड़ी होती है तो दलित और दूसरा जो वोट है कमजोर वर्ग का वो बसपा के पास जाता है, तो कांग्रेस वहां थोड़ा सा शिंक हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। मैं लौटूंगा आपके पास। आशीष जी, ये जो सारा मामला है गुजरात पर तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में गुजरात के चुनाव को कितना असर पड़ने वाला है? वैसे तो मध्य प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ेगा। लोगों ने यह भी कहा कि गुजरात के नतीजे भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डालेंगे, लेकिन हम सिर्फ एमपी पर ही फोकस करें तो गुजरात के चुनाव, जयस, फिर आम आदमी पार्टी, ये सब माजरा क्या है, कुछ थोड़ा आपसे समझते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का जो चुनाव है वो गुजरात वाला जो तेवर कलेवर है वो तो नहीं अभी तक उस तक पहुंच रहा है, लेकिन क्योंकि वहां के मुद्दे और वहां की परिस्थिति थोड़ी सी अलग है। सिर्फ समानता यह है कि वहां भी सरकार करीब 2.5 दशक से काम कर रही है, वहां भी 2 दशक हो। वहां तो महानायक खुद ही हैं। हाँ, वहाँ महानायक खुद ही हैं, मोटा भाई छोटा भाई खुद ही है, तो फिर बाकी लोग वहां क्या करेंगे बीजेपी के। लेकिन मध्य प्रदेश में लेकिन ये एक बात है कि मध्य प्रदेश के जो नेता वहां चुनाव पे गए हैं, लंबी ड्यूटियां लगी हैं लोगों की, भाजपा के नेताओं की खासतौर पे, तो ये मध्य प्रदेश के नेताओं के लिए एक रिहर्सल है गुजरात का चुनाव। वो एक रिहर्सल की तरह है कि मध्य प्रदेश में उनको चुनाव किस तरह लड़ना है, इसलिए क्योंकि जिस तरह उत्तर प्रदेश का चुनाव भाजपा हाईकमान की सीधी देखरेख में हुआ है, गुजरात में हो ही रहा है, तो मध्य प्रदेश भी अब उससे अलग नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश का चुनाव भी उसी तरह की देखरेख और उसी सुपरविजन में होना है। तो ये जो चीजें हैं वो आशीष मैं जरा सा रुकूंगा। यूपी का इलेक्शन भले ही भाजपा हाईकमान की देखरेख में हुआ, लेकिन बाद में पूरा फोकस योगी पर सिमट गया था, क्योंकि योगी की गुड गवर्नेंस पर बात थी, फिर बुलडोजर बाबा के नाम से मामला था, तो कहीं ना कहीं वो योगी पर था। लेकिन यहाँ तो खुद हाईकमान पार्टी है। नहीं, गुजरात में तो निश्चित तौर पर मोदी जी रोड शो कर रहा है, अमित शाह लगे हुए हैं, पूरी बीजेपी लगी हुई है। मध्य प्रदेश में तो ये हालत है कि पार्टी हाईकमान मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पूछे बिना मंत्रियों की सीधी ड्यूटी लगा रहे हैं। तो ये मामला बहुत थोड़ा सा पेचीदा है गुजरात का। लेकिन जो बात आशीष जी ने की थी कि 2002 में भी वोट परसेंटेज कम थे, इसके बाद भी बीजेपी को वहां क्या 100 आशीष जी 115 सीट मिली थी तब, और वो 115 जी। तो ये जो मामला है ये क्या क्या कुछ बताता है आशीष जी? देखिए, ये तो बात है कि जो अपन बात कर रहे हैं कि महानायक वहां पे है, तो महानायक की प्रतिष्ठा सीधे वहां पर जुड़ी हुई है, क्योंकि वो उन्हीं का गृह क्षेत्र है, गृह राज्य है, और उन्हीं ने उसको अपने मुख्यमंत्रित्व काल में संवारा और सींचा है जी। तो वो सीधी प्रतिष्ठा उनकी हर बार जुड़ती है। पिछली बार भी हुई थी, इस बार भी ये हुई थी, और पिछली बार वो 100 का लक्ष्य 100 पार नहीं कर पाए थे, इस बार उन्होंने 120 पार का टारगेट बना के चल रहे हैं, तो इसलिए उनको पूरी ताकत लगाना जरूरी है। लेकिन वहां जो कांग्रेस की जो रणनीति पे अभी बात हो रही थी, कांग्रेस जो मैदान में दिख नहीं रही है, तो गुजरात में चुनाव अनाउंस होने के थोड़े दिन पहले मोदी ने एक सभा में वहां पे कहा था, अपने कार्यकर्ताओं को और उनको आगाह किया था कि कांग्रेस घर घर प्रचार कर रही है, उस पर ध्यान दें। तो वो कहीं से भी निश्चिंत या बेपरवाह नहीं है बीजेपी, वो चुनाव पूरी ताकत से लड़ रही है, क्योंकि पिछले चुनाव का नतीजा अक्सर जो आप कहते हैं कि कांग्रेस वहां गुरिल्ला वार लड़ रही। हाँ, कांग्रेस एक गुरिल्ला वार लड़ रही, जो खुद मोदी ने अपनी सभा में कहा और जो अभी तक नजर आ रहा है। बाद में क्या होगा, अगर उसका हश्र बंगाल जैसा हो जाए तो भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो क्या उनकी रणनीति है। लेकिन जहां तक मोटे तौर पे लगता है कि वो गांधी बनाम मोदी उस चुनाव को लड़ने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें उनको नुकसान हुआ है। खैर वो ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश के जहां तक बात है, मध्य प्रदेश में गुजरात चुनाव से जो तजुर्बे या अनुभव या जो भी चीजें भाजपा को मिलेंगी, उसको मध्य प्रदेश में उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, या उसको उपयोग करके कोई नई चीज बनानी पड़ेगी। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो बात आती है, एक चेहरे वाली जो बात आती है, एंटी इनकम्बेंसी का जो खुटका है, वो बीजेपी को मध्य प्रदेश में ज्यादा है, क्योंकि एक लंबे समय से एक सरकार है, वही चेहरे हैं, खुद मुख्यमंत्री भी लगातार एक ही चेहरा है। तो उसको बचाने के लिए, उसकी काट के लिए मध्य प्रदेश में भाजपा को अतिरिक्त एफर्ट करना पड़ेंगे, और इसलिए भी करना पड़ेंगे कि 2018 के चुनाव में बीजेपी हारी थी, वो इतिहास उसका पीछा करेगा। तो बहुत सारी चीजें मध्य प्रदेश में बदलेंगी, इसलिए मैं मान के चलता हूं कि भाजपा हाईकमान की सीधी देखरेख में ही ये चुनाव होना है। बिल्कुल। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा कुछ चीजें और सामने आएंगी, लेकिन अभी तो मोटे तौर पे ये लगता है कि ये जो पूरा गुजरात का चुनाव है, इसका जो नतीजा है, इसके नतीजे के बाद मध्य प्रदेश में बहुत सारे और प्रयोग होने वाले हैं। बिल्कुल। और खासतौर से जो आपने बात की कि 18 का चुनाव बीजेपी हार चुकी है, लेकिन वो किस वजह से हारी थी, उसमें आशीष से पूछूंगा। आशीष जी,
आदिवासी फैक्टर बहुत बड़ा था मध्य प्रदेश में भाजपा की चुनाव की हार का, और हम देख रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से बीजेपी ने पूरी ताकत आदिवासी पर लगाई है। आज भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदिवासियों के बीच में थे और वो लगभग हर हफ्ते वहां पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति आशीष जी ने कहा कि कुछ भी हो जाए, गुरिल्ला वार की तरह गुजरात में कांग्रेस इलेक्शन हट रही है, वो ऊपर नहीं दिखती लेकिन अंदर वो काम कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि बंगाल की तरह वहां नतीजे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि बंगाल और यूपी की तरह कांग्रेस की दुर्गति गुजरात में तो कम से कम नहीं होने वाली। भले ही आम आदमी पार्टी कितनी बात करे, कितना भी कुछ हो, कांग्रेस लड़ती हुई तो नहीं दिख रही, लेकिन वोट बैंक उसका फिक्स है। कमिटेड वोटर उसको वोट करेगा। और हम ये मान लें कि कांग्रेस की हालत पिछले बार से कोई बहुत ज्यादा खराब होने वाली नहीं है, और बीजेपी भले 100 के पार हो जाए लेकिन कांग्रेस की हालत कमजोर नहीं होगी, जबकि वो वहां मैदान में दिख नहीं रही है। आपकी राय? बिल्कुल राघवेंद्र जी, जैसा आपने कहा कि कांग्रेस का अपना एक वोट बैंक है, उसका अपना कमिटेड वोटर है। भले ही गुजरात में एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हों 2017 के मुकाबले, क्योंकि 2017 में राहुल गांधी हर मंदिर में गए थे, उस समय अहमद पटेल, उस समय शक्ति सिंह गोहिल, अर्जुन मोढवाडिया, ये तमाम नेता कांग्रेस के बहुत एक्टिव थे। आज हम जो बीजेपी के अंदर देखते हैं, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, ये उस समय कांग्रेस की तरफ से कैंपेन कर रहे थे। भले ही उनके एक तीसरे साथी जिग्नेश मेवाणी अभी भी कांग्रेस में, लेकिन वो उस तरह के एक्टिव कांग्रेस का कैंपेन नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपने कहा है कि कांग्रेस का अपना एक वोट बैंक है, वो उसके साथ है। जो गुजरात को हम देखें तो पहले से ही अभी दूसरे दौर में गुजरात में जो सेंट्रल गुजरात है वहां पर वोटिंग होनी है। और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व कांग्रेस नेता माधव सिंह सोलंकी ने एक जमाने में एक खाम थ्योरी दी थी, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम। अगर हम उस बात को करें तो उसकी प्रयोगशाला जो है उसमें भी सेकंड राउंड में वोटिंग होनी है। तो ये कांग्रेस का कमिटेड वोटर हमेशा से रहा है गुजरात में। जिस तरह से उड़ीसा के अंदर आप देखें तो 20 साल से सत्ता से बाहर है, फिर भी उसके वहां नेता नहीं है, लेकिन फिर भी वोटर है। तो वैसी स्थिति है कांग्रेस की। लेकिन जो आपने कहा, मैं एक बार और ध्यान देना ना, आपने जैसे शुरू में मुझसे पूछा था कि 1995 में बीजेपी जब सत्ता में आई तो वहां उस समय त्रिकोणीय स्थिति थी, यानी उस समय कांग्रेस भी थी, बीजेपी भी थी और जनता पार्टी भी थी। तो एक वोट बैंक जो है बटा था। इस बार भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जनता पार्टी की तरह इस बार आम आदमी पार्टी गुजरात में है, जो कहीं ना कहीं जो कम हार जीत वाले जो विधानसभा क्षेत्र है वहां यह प्रभावी भूमिका अदा कर सकती है। वो कहीं कांग्रेस के वोट काट सकती है, बीजेपी को के वोट काट सकती है। यानी इस मामले में अगर देखना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से, किसके लिए वो नुकसानदेह साबित होती है या किसको फायदा पहुंचाती है। तो ये स्थिति पूरी तरह से अगर देखें तो ये जहां पर हार जीत का अंतर कम रहता है वहां पर ये जो है दोनों पार्टियों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। और जैसा आपने कहा है कि आदिवासी ये जो स्थितियां हैं, जैसे मैंने कहा अभी पंचमहाल है और दाहोद जिले में अभी दूसरे दौर में वोटिंग होनी है। और यहाँ पर जो पहले से ही 2002 के पहले बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं हुआ करती थी, लेकिन 2002 के चुनाव से बीजेपी ने वहां पर लगातार पकड़ बनाना प्रारंभ की है, खासकर पूरे आदिवासी बेल्ट है। और वहां पर हम देखा भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी भी हम मैदान में है, और बड़े बड़े जो आदिवासी नेता उनको भी बीजेपी ने अपने तरफ लाने का प्रयास किया ताकि जो उसकी पकड़ है आदिवासी क्षेत्रों में हो सके। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा असर मुझे लगता है कि इस बार दिखाई देगा। और बीजेपी ने मध्य प्रदेश की बात करें जी, जैसे आपने कहा तो आदिवासी क्षेत्र में लगातार मेहनत कर रही है। मध्य प्रदेश के गवर्नर स्वयं आदिवासी हैं, जनजाति से हैं और गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, वह भी लगातार एक्टिव यहाँ पर रहे हैं। हालांकि राज्यपाल एक संवैधानिक पद होता है, लेकिन फिर भी एक बीजेपी ने संदेश देने की कोशिश की है लेकिन आदिवासियों का पूरा ध्यान रख रहे हैं। अब ऐसे जोड़ेंगे तो राष्ट्रपति भी आदिवासी है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी आदिवासी। लेकिन एक सवाल मेरा बहुत छोटा सा उत्तर चाहूंगा इसमें कि आम आदमी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि अगर मुस्लिम वोट उसके पास जाएगा तो कांग्रेस का वोट बैंक घटेगा। और जैसा आपने कहा कि त्रिकोणीय संघर्ष था 2002 में, और अभी भी जनता पार्टी की अनुपस्थिति को पूरा कर रही है आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी अगर कांग्रेस के वोट को काटेगी, खासतौर से जो मुस्लिम वर्ग है, अल्पसंख्यक है, अगर वो वोट आम आदमी पार्टी के पास जाता है, भले ही वो 4% जाए, 5% जाए, तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को नुकसान करेगा। और जैसा आपने कहा कि भाजपा को उसको फायदा मिल सकता है। देखिए राघवेंद्र जी, आप भी लंबे समय से राजनीति को कवर करते रहे हैं। मुस्लिम वोट फिलहाल तो आम आदमी पार्टी के साथ जाता नहीं दिख रहा है। जब उसे वो यकीन हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को हरा सकती है, तब वो आम आदमी पार्टी के साथ जाएगा। आप मुस्लिम वोटर जो है बड़ी स्ट्रेटेजिक तरीके से वोट करता है। जब उसे लगता है कि जो बीजेपी को हरा सकता है, वो चाहे कोई सी भी पार्टी हो, तो वो
आखिरी वक्त में उसके साथ जाता है। बिल्कुल। तो अभी फिलहाल जो मुझे लगता है, जो मेरे पास जानकारी आ रही है, अभी गुजरात में आम आदमी पार्टी के साथ नहीं गया है, अभी भी वो कांग्रेस के साथ ही है, क्योंकि उसे लगता है कि अभी आम आदमी पार्टी को पकड़ बनाने में वक्त लगेगा गुजरात के अंदर। बिल्कुल संदीप जी, तो मुझे फिलहाल ये संकेत नहीं दिख रहे हैं। और अभी दूसरे दौर में जो कि अहमदाबाद जैसे इलाकों में वोटिंग होनी, जहां पर भारी संख्या में मुस्लिम मतदाता हैं, वहां भी ऐसा कोई अभी भी जो रुझान जो दिखाई दे रहे हैं वो फिलहाल कांग्रेस के साथ ही है मुस्लिम मतदाता। बिल्कुल संदीप जी, दरअसल यहीं पर बात आकर अटकेगी कि अगर मुस्लिम मतदाता अहमद पटेल नहीं है कांग्रेस के साथ, दिवंगत हो चुके हैं, ऐसे में कांग्रेस के लिए मुस्लिम वोटरों का कोई आकर्षण नहीं बच पाता कांग्रेस के पास में, तो आम आदमी पार्टी क्या उस वोटर को अपने साथ लेके जा सकती है? आशीष जी ने उसको खारिज किया है, आपकी राय? देखिए राघवन जी, आशीष जी की बात से मैं सहमत हूं कि मुस्लिम वोट एक रणनीति के तहत अपना वोट करता है, लेकिन उसमें एक चीज और भी आती है कि मुस्लिम वोटर की जो आर्थिक, जो लोग लुभावन वादे हैं आम आदमी पार्टी के, मैं ये नहीं कहता कि पूरा मुस्लिम वोट टर्न हो जाएगा या नहीं होगा, लेकिन मेरे यह मानना है कि मुस्लिम वोट का कुछ प्रतिशत जो कमजोर तबका होता है, जिस तरह के वादे किए हैं आम आदमी पार्टी ने, वो लोक लुभावन है, तो हो सकता है कि उसके चलते मुस्लिम वोटर कुछ आ जाए आम आदमी पार्टी के पास, लेकिन बहुसंख्यक जो अल्पसंख्यक वोट है वो कांग्रेस के साथ ही रहेगा, क्योंकि कांग्रेस नहीं, लेकिन क्या मुस्लिम वोट डिवाइड हो जाएगा इस बार? मुझे लगता है कि डिवाइड हो जाएगा गुजरात में थोड़ा सा। अगर मुस्लिम वोट डिवाइड होगा तो फिर वो जो थोकबंद वोट गिरते हैं एक साथ, इसका मतलब है कि वो जो बातें होती है कि उनको मैसेज मिलता है और वो एक तरफ वोट डालते हैं, तो फिर ये मुस्लिम पॉलिटिक्स में भी एक बड़ा बदलाव अगर ऐसा होता है तो वो बड़े बदलाव के रूप में देखा जाएगा कि जो मुफ्त के वादे होते हैं। जी, जैसे ओवैसी को हम देखते हैं ना सर, ओवैसी की कोई जीतने की संभावना नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो 10,000 15,000 वोट लेके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा वर्ग है जो दोनों तरफ डोलता रहता है, कांग्रेस और दीगर। बीजेपी में नहीं जाएगा वो, लेकिन वो लोक लुभावन वादे जो करता है उसकी तरफ कई बार चला जाता है। तो चलिए, भाजपा में नहीं आया लेकिन कांग्रेस से कटेगा तो लाभ तो भाजपा को मिलेगा। तो कुल मिलाकर आशीष जी, ये सारा मसला हम मध्य प्रदेश को ध्यान में रख के बात करें तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जब मैदान में होती है तो आदिवासी वोट जो कांग्रेस में जाता था वो खिसक कर गोंडवाना पार्टी के पास जाता था और भाजपा को लाभ होता था। बसपा जब मैदान में होती है जिन सीटों पर, वहां देखिए कि दलित जो कमजोर वर्ग का वोट है, जो कांग्रेस का वोट बैंक होता था, वो बीएसपी में चला जाता है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने अगर मुफ्त के घोषणाओं के जरिए कि हम पानी बिजली फ्री कर देंगे आपको, इस बहाने अगर उसने कमजोर वर्ग के उन वोटों को अपने पास खींच लिया जो भाजपा से नाराज और कांग्रेस के पास जाने वाले थे, तो फिर ये कहीं ना कहीं एक तरह से बीजेपी को लाभ होने की बात होगी, जैसा 2002 में हुआ था। आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी? मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी का गुजरात में जाना बीजेपी के लिए स्थितियों को कंफर्टेबल करने जैसा है। और मुझे भी ये भी लगता है कई बार कि आम आदमी पार्टी को स्पेस भी दिया बीजेपी ने गुजरात में, ताकि वो कांग्रेस और उनके बीच का एक नया कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो और इनके लिए थोड़ा स्मूथ हो चुनाव। लेकिन जो जिस तरह से चुनाव आगे बढ़ा और ये बात हो रही कि दोनों के थोड़ा वोट परसेंट में फर्क आ सकता है, तो ये देखने लायक होगा कि आम आदमी पार्टी की जो एंट्री है बीजेपी की इस गढ़ में, अभी तक तो बीजेपी गढ़ में आम आदमी की पार्टी की पहली फाइट है। दिल्ली में कांग्रेस से गढ़ में लड़के जीती है, पंजाब में जीती है वो, तो ये पहली फाइट है उसकी बड़ी। पिछली बार उसकी जमानत जब्त हुई थी गुजरात में, हालांकि वैसे तो हिमाचल में भी है और अब हिमाचल में है, तो ये देखने लायक होगा कि वो किस तरह करेगा। लेकिन जो मुस्लिम वोटों का मामला है, ये बात बिल्कुल सही है कि मुस्लिम वोट जो है वो बेसिकली वो कांग्रेस की तरफ जाते हैं, वो बीजेपी की तरफ बहुत कम होते हैं। आम आदमी पार्टी से कितना खींच पाएगी अलग बात है, लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये बात जो है, अगर आदिवासियों के बैंक वोट की बात करते हैं तो आदिवासी वोट बैंक को लेकर के मध्य प्रदेश में भी जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आई थी उसका भी हश्र ये हुआ था कि वो ऑर्गेनाइज नहीं थी, उसके कई टुकड़े हो गए। अभी जयस का जो प्रभाव है, जयस में भी ऑलरेडी दो धड़े दिख चुके हैं, उनके 2 सम्मेलन एक ही दिन अलग अलग जगह पे हुए हैं। तो ये जो है कि आदिवासी जो समाज से जो नेतृत्व उभरता है वो अनुभव अभी इतना अनुभवी नहीं होता है और उसकी वजह से उसमें अभी उतना राजनीतिक काइयापन नहीं आया है। हाँ, ये कह सकते और वो भाग राजनीतिक दलों के ट्रैप में फंसते हैं और वो अलग अलग होते हैं, और फिर आदिवासी जो वर्ग है वो भी पूरी तरह से एकजुट कहीं नहीं है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि गुजरात के चुनाव जरूर हैं, ये ऐसा पहली बार लग रहा है कि सब लोग ये कह रहे हैं, सारे ओपिनियन पोल ये बताते हैं कि जीतेगी तो बीजेपी। अब इसमें सेकंड और थर्ड नंबर पर कौन आता है, आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या बनती है, वो 10% से ज्यादा वोट लेती है, कम लेती है, कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाती है। और जैसा आशीष जी ने कहा कि 2002 में भी त्रिकोणीय संघर्ष था,
गुजरात में, और तब बीजेपी 115 सीट पर आई थी। इस बार भी कई पंडित ये अनुमान बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार तो बनेगी, लेकिन आंकड़ा शायद 99 से आगे बढ़ सकता है। पिछली बार भाजपा ने नारा दिया था कि 150 के पार, लेकिन वो 100 के भी भीतर रह गई थी। इस बार हो सकता है कि मामला थोड़ा सा सुधर जाए। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में अंदाजा है कि स्थिति, ये सारा ऊंट किस करवट बैठ रहा है। अभी तो सारी पार्टियां एक तरह से पहाड़ के नीचे है, देखते हैं कि उनका ऊंट कहां जाएगा। बखबर में इतना ही। तीनों मेहमानों का बहुत साधुवाद। आशीष जी आपका भी, संदीप जी आपका भी, और जोशी जी आपका भी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हम जब भी चुनाव होंगे आपसे फिर बात करेंगे। बंधे रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।